नमस्ते, नमस्कार। हम आज के लेक्चर में हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा में होमोमॉर्फिज्म सीखेंगे। हेडिंग लिखिए, होमोमॉर्फिज्म। डेफिनेशन देखिए इसका पहले। अब मैपिंग, इसको बोले छोड़ो छोड़ो, भूल जाओ। मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ने आए हो कि रे? मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना है ना, तो क्लैरिटी रखो माइंड में, पूरा 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 दूसरे मोड में आओ। यहाँ पे सेट थ्योरी के मोड में आपको आ जाना चाहिए। फिगर्स, डायग्राम्स वगैरह सब कुछ दिखने चाहिए। स्टेप्स को तोड़ तोड़ के पढ़ना, वरना हवा हो जाएगा सब। ठीक है। तो लिखो, हेडिंग लिखो होमोमॉर्फिज्म और नोट करते जाओ क्या लिखा है। अ मैपिंग फ्रॉम अ ग्रुप G, स्टार टू अ ग्रुप G डैश, O, या O है O, या सर्कल बोल सकते हो या इसको O बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह का कोई एक मैपिंग है। जैसे स्टार कोई एक सिंबल दिया हुआ है ना, उसी तरह से O, ये सर्कल भी एक सिंबल मान लो, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, सर्कल से थोड़ा सा समझ में आएगा। अच्छा, और जो G है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक और ग्रुप सेट G डैश। तो दो ग्रुप्स हैं आपके। हम यहां पे सिर्फ G को ग्रुप नहीं बोल रहे हैं, हम बताए थे आपको। G एक सेट है, G एक सेट है, और कोई भी सेट अगर 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर लेता है मेरे बच्चे, तो उस सेट को ग्रुप बोला जाता है। और उस 4 सेट में से कोई एक एक्स्ट्रा कम्यूटेटिव वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाता है, तब उस ग्रुप को एबिलियन ग्रुप बोला जाता है। इतना तो सीख लिए हो, हैंडी तो हो गया होगा इतना। अब G, स्टार को एक साथ, जैसे आप पता है ग्रुप वर्ड बोलते हो, क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रुप को इस तरह से ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैपिंग, अब हम ग्रुप्स की मैपिंग कर दे रहे हैं। तो मैपिंग करने के लिए तो आपको पता है वेन डायग्राम्स यूज करते हैं। समझो, 2 ग्रुप्स है हमारे पास। एक ग्रुप है G, स्टार, दूसरा ग्रुप है G डैश, सर्कल। G कोई एक सेट हो सकता है, जो मर्जी ले लो। स्टार कोई एक बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, जो भी मर्जी ले लो। ऑन द अदर हैंड G डैश भी कोई एक सेट हो सकता है। एट द सेम टाइम ये सर्कल भी कोई एक बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। तो 2 अलग अलग ग्रुप समझ में आ रहा है। एक ग्रुप G, स्टार, एक ग्रुप G डैश, सर्कल is called a group homomorphism or group morphism from G to G dash if। ये स्टेटमेंट आया समझ में। इसके साथ साथ आपको ये टर्मिनोलॉजीज अच्छे से समझिए पहले। जैसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म लिखा हुआ है ना, तो इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को ही ग्रुप मॉर्फिज्म भी कभी कभी बोला जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या फिर ग्रुप मॉर्फिज्म, या नॉर्मली होमोमॉर्फिज्म या फिर मॉर्फिज्म। कब होगा? मैपिंग को बोलेंगे हम लोग मॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म। किसके मैपिंग को? एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के मैपिंग को हम लोग बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म। कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई। दैट्स इट। 2 ग्रुप्स लिया, फिर से समझो। 2 ग्रुप्स लिया, G, स्टार, G डैश, सर्कल। इसकी मैपिंग कर दे रहे हो इस ग्रुप से, एक मैपिंग कर दे रहे हो इस ग्रुप से इस पे, और इस मैपिंग में अगर ये वाला कंडीशन आपको कहीं से कहीं सेटिस्फाई करता हुआ दिख जाए, तो इस मैपिंग को आप क्या बोलोगे? होमोमॉर्फिज्म या फिर मॉर्फिज्म। क्या है वो कंडीशन? ये कि f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a सर्कल f ऑफ b। सुन लो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन बोले तो 2 एलिमेंट्स के बीच में हो रहा ऑपरेशन। जैसे प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, 2 + 3 बोलेंगे क्या होगा? 5। एडिशन मॉड्यूलो भी आपको सिखाया, क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। कोई भी 2 एलिमेंट्स के बीच में कोई ऑपरेशन कर रहे हो ना, तो उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, तो यहां पे तो हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि कौन सा ऑपरेशन हमें करना है, वो तो हम बाद में देखेंगे।
जो भी आपको एग्जाम्पल्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें डिफाइन करता है कि अच्छा स्टार मतलब क्या, सर्कल मतलब क्या। हम एब्स्ट्रैक्टली चीजों को देख रहे हैं, वी आर नॉट स्पेसिफाइंग कि हाँ यही ऑपरेशन करो, लेकिन जो कुछ भी ऑपरेशन करो वो एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। फिर से समझो, दो ग्रुप्स है हमारे पास, एक ग्रुप जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो जी कॉमा स्टार से, दूसरा ग्रुप जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो जी डैश कॉमा सर्कल से। यहां पे जी एक सेट है, जी डैश भी एक सेट है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, सर्कल भी कोई एक बाइनरी ऑपरेशन है। दो ग्रुप्स के बीच में एक मैपिंग हो रही है, उस मैपिंग में ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है तो उसको बोला जाता है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या फिर ग्रुप मॉर्फिज्म। क्या है वो कंडीशन? स्टार किसके बीच में ऑपरेशन लगाया? फंक्शन के एलिमेंट्स के बीच में, फंक्शंस के बीच में नहीं। ध्यान से सुनो, एफ ऑफ ए स्टार बी मतलब पहले हम एलिमेंट्स के बीच में ये स्टार ऑपरेशन अगर करते हैं तो जो कुछ भी फंक्शन आता है वो और कुछ नहीं, ए का जो फंक्शन होगा, बी का जो फंक्शन होगा, इस दो फंक्शन के बीच में ये सर्कल ऑपरेशन होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, बन जाएगा। एफ ऑफ ए स्टार बी बराबर कब होगा? एफ ऑफ ए सर्कल एफ ऑफ बी। अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो जाता है तब आप बोल सकते हो उसको ग्रुप मॉर्फिज्म या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। फॉर इंस्टेंस, जैसे ए के कोरस्पॉन्डिंग तो आपको एफ ऑफ ए मिलना ही चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस है कि यहां से आपने एलिमेंट ए उठाया तो इस वाले ग्रुप में आपको एफ ऑफ ए मिलेगा। इस वाले ग्रुप से अगर आपने बी उठाया तो इस वाले ग्रुप में आपको एफ ऑफ बी मिलेगा। लेकिन इसमें अगर ए स्टार बी अगर उठा रहे हो तो यहां पे आपको एफ ऑफ ए स्टार बी मिलना चाहिए, और वो किसके बराबर होना चाहिए? एफ ऑफ ए सर्कल ऑपरेशन एफ ऑफ बी के। समझ में आया होगा? फिर से स्टार्ट करें। चलो, होमोमॉर्फिज्म सीख रहे हैं, ये हम फिर से मिटा दे रहे हैं। अब फिर से देखो, अब समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। अ मैपिंग फ्रॉम अ ग्रुप जी कॉमा स्टार to another group G dash comma circle is called a group homomorphism or group morphism from G to G dash if f of a star b बराबर होता है f of a सर्कल f of b पे। एक ग्रुप का एक वेन डायग्राम, एक सर्कल बनाया G कॉमा स्टार के लिए। यहां पे एलिमेंट्स हैं आपके A, B, A स्टार B और G डैश सर्कल। तो A के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक एलिमेंट इधर मिलेगा f ऑफ A, B के कोरस्पॉन्डिंग जो मिलने वाला है वो f ऑफ B, और A स्टार B के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलने वाला है? f ऑफ A स्टार B। तो यहां पे आपको एलिमेंट्स A, B, A स्टार B मिलेंगे इस वाले ग्रुप में, क्योंकि ये वाला ऑपरेशन एलिमेंट्स के बीच में हो रहा है और सर्कल का ऑपरेशन फंक्शंस के बीच में हो रहा है। बुझे चीज? क्लियर है ना पूरी तरह से? ए के कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए, बी के कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ बी, और ए स्टार बी के कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए स्टार बी, और एफ ऑफ ए स्टार बी इज नथिंग बट एफ ऑफ ए सर्कल एफ ऑफ बी। क्लियर? अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जहां पे ये जो चीज लिखा है ना ग्रुप, यही चीज है ये। अरे सुनो, ये ग्रुप है, एक ग्रुप है, दो ग्रुप्स के बीच में मैपिंग दिखा दे रहे हैं, और यही चीज तो आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया गया है। और इस एग्जाम्पल में ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है। जो G कॉमा स्टार था उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने ले लिया R कॉमा प्लस, और G डैश कॉमा सर्कल था उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने ले लिया R नॉट कॉमा मल्टीप्लीकेशन। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसको आप ग्रुप बोल रहे हो ना, ये हम सीखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी सिखाए कि ये ग्रुप है या नहीं है। सिखाए थे आपको कि ये सेट क्या है? R है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स का किसका और कौन सा ऑपरेशन पे आप देख रहे हो? एडिशन पे। तो आप चेक करके देख लो, दो रियल नंबर्स को प्लस करके देखो, आपको रियल नंबर ही मिलेगा। करके देखो, दो रियल नंबर कोई भी उठा लो, 3 उठा लो, 5 उठा लो, ऐड करो 8 मिलेगा। 1/2 उठा लो, 1 उठा लो, 3/2 मिलेगा। एवरीथिंग इज अ रियल नंबर।
है ना, कॉम्प्लेक्स में तो अभी गए नहीं हम लोग, रियल में है, तो ये तो ग्रुप है, ठीक है ना। एक आपके लिए एक टास्क है कि कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि हाउ दिस इज अ ग्रुप, ये ग्रुप कैसे है, और आर नॉट कॉमा मल्टीप्लीकेशन ये ग्रुप कैसे है, ये कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। देखो यहां पे जैसे आर कॉमा प्लस बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स एंड आर नॉट कॉमा मल्टीप्लीकेशन बी द मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। ध्यान से सुन लो, नॉन जीरो रियल नंबर्स। व्हाट इज नॉन जीरो रियल नंबर्स? नॉन जीरो बोले तो जीरो तो होना ही नहीं चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर्स, समझ में आ रहा है ना, जीरो को छोड़ करके, तो आर नॉट का क्या सेट हो जाएगा, जीरो को छोड़ करके, नॉन जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं सब के सब इस सेट में कहलाएंगे। तो कभी कभी आपको डिफाइन करके दे सकता है, कभी कभी नहीं दे सकता, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आर नॉट का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, सॉरी नॉट ग्रुप, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब आर नॉट कॉमा मल्टीप्लीकेशन अगर आपने ब्रैकेट में इस तरह से लिखा है तब उस सेट को आप ग्रुप बोलोगे। जब आप सिर्फ आर लिखे हो तो दैट इज सिंपली अ सेट नॉट अ ग्रुप, लेकिन आर को अगर प्लस के साथ लिखोगे तो आप बोल सकते हो कि दैट इज एन एडिटिव ग्रुप, और आर नॉट को मल्टीप्लीकेशन के साथ अगर आप लिखते हो तो उसको बोल सकते हो दैट इज नथिंग बट अ मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। क्लियर है ना, दो अलग अलग समझ में, रिलेट करो। स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था दो ग्रुप्स अलग अलग, उसी तरह से जी कॉमा स्टार के बदले ये है, और जी डैश कॉमा सर्कल के बदले ये है। ये किसके बदले है, ये स्टार के बदले है, और ये किसके बदले है, ये सर्कल ऑपरेशन के बदले है। आर जो लिखा गया है ये जी के बदले लिखा गया है, और ये जो आर नॉट लिखा गया है दैट इज जी डैश के बदले, इतने सारे कीड़ा, जेड जी डैश के बदले लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं यार? ओके फाइन, क्लियर, पूरी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी गुड। यहां हो जाने पे अब देखिए हम मैपिंग करा दे रहे हैं। द मैपिंग एफ, ये ऐसे होगा, दो डॉट्स होंगे, ऐसे लिखो, द मैपिंग एफ कहां से कहां, इस ग्रुप से इस ग्रुप। तो इसका मतलब जब भी आप मैपिंग कराते हो तो आपको पता होता है कि जैसे मैंने लिखा मैपिंग करके इस तरह से, सपोज कुछ लिखा रहता है मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, सिखाया ना आपको फंक्शंस रिलेशंस में। डोमेन कौन सा है, दिस इज योर डोमेन, जहां पे आप इनपुट देते हो। कोडोमेन कौन सा है, ये जहां पे आपको आउटपुट मिलता है, सेम। तो ये क्या है, डोमेन, ये क्या है, कोडोमेन। क्लियर है? तो मैपिंग किसका किस पे कर रहे हो, इसका इस पे, मतलब इनपुट आपको ये सब और आउटपुट में आपको इधर, ठीक है। कौन से फंक्शन का मैपिंग कर दे रहे हो, ये वाले फंक्शन का। फंक्शन क्या है, 2 के पावर में x, वेयर x बिलोंग्स टू r, मतलब x की वैल्यू r ले लो, कोई भी, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जीरो ले लो, कुछ भी। सो x की वैल्यू कुछ भी ले लो और फंक्शन है आपका। इस फंक्शन की मैपिंग आपने कर दी यहां से यहां। तो इस फंक्शन में, सुनो गौर से दुनिया वालों, इस फंक्शन में आप इनपुट जो कुछ भी डालोगे वो इसी ग्रुप का होना चाहिए, तभी वो मैपिंग वैलिड है। और जो आपका आउटपुट मिलने वाला है वो इसी ग्रुप के होने चाहिए, तभी वो मैपिंग वैलिड है। इतना क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, द मैपिंग एफ फ्रॉम आर कॉमा प्लस टू आर नॉट कॉमा मल्टीप्लीकेशन on function fx is equal to 2 to the power of x, where x belongs to r, is a homomorphism of r into r naught, because for any x1 x2 belongs to r, f of x1 plus x2 equals to 2 to the power of x1 plus x2 is equal to 2 to the power of x1 into x2 equals to f of x1 into f of x2। सर क्या कर दिए सर? होमोमॉर्फिज्म कब होता है, आपको एक बेसिक डेफिनेशन सीखा कि a स्टार b बराबर अगर f ऑफ a सर्कल f ऑफ b अगर हो जाए तो हम उसको होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। कब? जब कोई भी एक ग्रुप g कॉमा स्टार का मैपिंग अगर मैं कर दूं g डैश कॉमा सर्कल पे, इनपुट में ये आउटपुट में ये, अगर ऐसा मैपिंग हम कर दें
और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो हम उसको होमोमॉर्फिज्म बोल सकते हैं ना। तो बस सिंपल सा बात है, f ऑफ x1 प्लस x2 करो, जैसे fx ये है ना, fx क्या है 2 टू द पावर ऑफ x है, तो यहां पे f ऑफ x1 प्लस x2 करके देखो, तो x1 प्लस x2 करके देखोगे तो क्या आ जाएगा, x के जगह आपको क्या डालना होगा, x1 प्लस x2 डालना होगा। तो लिखो ना f ऑफ x1 प्लस x2 लिख दो, 2 टू द पावर ऑफ x के बदले 2 टू द पावर ऑफ x1 प्लस x2। अब क्योंकि ये पावर्स जो एडेड है तो इसका मतलब है कि बेस को मल्टीप्लाई करना होगा, सो 2 टू द पावर ऑफ x1 मल्टीप्लाइड विद 2 टू द पावर ऑफ x2। अब क्योंकि 2 टू द पावर ऑफ x का मतलब है फंक्शन ऑफ x, तो क्या हम 2 टू द पावर ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x1 नहीं बोल सकते, और 2 टू द पावर ऑफ x2 को क्या हम फंक्शन ऑफ x2 नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं ना, बस। सो f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 है ना, तो यहां पे कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन है। अब सुन लो मेरे बात दुनिया वालों, ये जो ऑपरेशन है इससे रिलेट करो, तो ये कौन सा ऑपरेशन था, स्टार ऑपरेशन था, इसको a से रिलेट करो, इसको b से रिलेट करो। सो क्या हम इसको इक्विवेलेंटली तो बोल सकते हैं ना, f ऑफ a स्टार b, a के बदले x1, स्टार के बदले प्लस, b के बदले x2, बुझे चीज। और लास्ट देखो, तो लास्ट देखो, x के बदले x1 के बदले a, तो लिखेंगे f ऑफ a, स्टार के बदले प्लस है, स्टार के बदले प्लस है, सर्कल के बदले मल्टीप्लिकेशन है, तो यहां पे सर्कल के बदले क्या लिखूं, मल्टीप्लिकेशन लिखूं, तो मल्टीप्लिकेशन। फिर f ऑफ x2 है ना, सो f ऑफ x2 के इक्विवेलेंटली क्या हो जाएगा, f ऑफ b, क्या ये वही चीज है, अरे देखो क्या ये वही चीज है ना, मल्टीप्लिकेशन है ना। यहां पे देखो, इसको प्लस के बदले स्टार है, मतलब स्टार के बदले प्लस है, सर्कल के बदले मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन ही हुआ था ना, तो मल्टीप्लिकेशन के बदले ये सर्कल ही हुआ ना। अब समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, गेम क्या चल रहा है पूरा मॉडर्न अलजेब्रा में। आप दूर से चीजों को देख रहे हो, दूर से देख रहे हो, स्पेसिफाई होकर नहीं देख रहे हो, इसीलिए मैंने प्लस माइनस सब भगा दिया, स्टार सर्कल लेकर के आ गया यहाँ पे, इसके मर्जी जो मर्जी कर दो। इट्स अ बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट, समझने का बस देरी है। अब एक बार आप अच्छे से समझ जाओगे तो मजा ही मजा है, बच्चे वाला चीज़ है, कुछ भी नहीं है इसमें, झूठ का ऐसे हवा बना हुआ है। टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, और मुझे ये पूरी तरह से ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो मॉडर्न अलजेब्रा को उतनी अच्छे से नहीं समझेंगे, परफेक्ट पक्का। और आपका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपका लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन वही है कि जो मॉडर्न अलजेब्रा को अच्छे से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको मजा आएगा उस चीज़ को सॉल्व करने में या फिर उसको पढ़ने में। मेरा मॉडर्न अलजेब्रा से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा डोमेन अलग है, मेरा डोमेन अलग है। आई एम टोटली इनटू मटेरियल्स, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस ऑल दिस मॉडर्न अलजेब्रा एंड ऑल। बट क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना था इसलिए मैंने खुद पढ़ा, अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो जितना मैं पढ़ता हूँ मैंने समझा वो सब चीज़ मैं आपको डिलीवर कर दे रहा हूँ। बहुत जगह से मैंने NPTEL के वीडियोस देखा, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स देखे, किताब देखे, फिर आपका वो जो टॉपर्स के नोट्स वगैरह हैं वो सबको अच्छे से छान मारा, फिर थोड़ा थोड़ा करके मुझे जितना समझ में आया उससे पहला लेक्चर मैंने बनाया एसेंस एंड ब्यूटी। फिर करते करते ऐसे ही लेक्चर्स बन रहे हैं आपके, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आई होप, तो आई एम ऑफिशियली नॉट अ मैथमेटिक्स प्रोफेसर और मैथमेटिक्स रिसर्चर, बट मैंने जितना समझा है वो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप ये जो हवा बना हुआ है वो थोड़ा सा, मैं नहीं बोल रहा कि बहुत 30 मार खां टाइप का आप समझ रहे होगे, लेकिन थोड़ा सा तो ऐसे सहूलियत मिला होगा, थोड़ा सा, ठीक है, काफ़ी है एग्ज़ाम करने के लिए, काफ़ी है। और ये जो पूरा कोर्स है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ना प्लस ना माइनस, ठीक है। वेरियस मॉर्फिज्म्स, तो आपका होमोमॉर्फिज्म तो सीख ही लिया क्या होता है, अलग अलग तरह के मॉर्फिज्म्स भी होते हैं, नोट करिए। ए मॉर्फिज्म एफ
ऑफ अ ग्रुप G into G dash is called, पहला मोनोमॉर्फिज्म if F is इंजेक्शन बोले तो वन एक का एक के साथ। याद करो वो दिन सदियों पहले जब मैंने आपको सेट थ्योरी में रिलेशंस एंड फंक्शंस जब पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कितने तरह के रिलेशंस, वन वन, मैनी वन, इनटू, ऑन टू सिखाया था ना। और कोड वर्ड उसको दिया था कि एक बताया था कि 1 to 1 रिलेशनशिप, एक का एक के साथ। फिर बताया था मैनी वन मतलब पॉलीगामियस रिलेशन, एक का अफेयर बहुत लोगों के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बताया था। फिर बताया था सब मरेंगे त्रिवेदी बचेगा, सब मरेंगे, है ना। तो वही चीज़ है, ऑन टू मतलब सब मरेंगे, और इनटू मतलब सब मरेंगे त्रिवेदी बचेगा, मतलब कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो 1 1 ऑन टू एक साथ जब होता था तो उसका आप इनवर्स निकाल पाते थे, याद है कि नहीं। अब इसको आप दोनों को सेपरेट कर दीजिए कि अगर मैपिंग आपका सिर्फ मैं बोल रहा हूं ओनली, अगर 1 1 है मतलब एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, तो उसको मोनोमॉर्फिज्म बोला जाता है। समझ में आ रहा है। एपीमॉर्फिज्म कब, जब फंक्शन सरजेक्शन हो, मतलब ऑन टू, सब मरेंगे, सारे के सारे घायल, मतलब सब कुछ, सब कोई एंगेज्ड है, कोई भी सिंगल नहीं बचेगा, सब मरेंगे, तो उसमें उसको एपीमॉर्फिज्म बोला जाता है। नोट करिए काफी अच्छे से, ये सब टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है। अरे खुलो ना की होच्छे टक की, गए गॉन। क्लियर है ना इतना। सो मोनोमॉर्फिज्म मतलब इफ एफ इज इंजेक्शन जब 1 1 होगा, और ऑन टू मतलब जब फंक्शन आपका ऑन टू रहेगा तो एपीमॉर्फिज्म होता है। सो हियर G dash is called the homomorphic image of the group G. G dash is called the homomorphic image, किसका, इसका परछाई है, इसका होमोमॉर्फिक परछाई है, इसका होमोमॉर्फिक परछाई है। G dash को क्या बोलोगे, G dash is called the homomorphic image, किसका, ग्रुप G का। क्यों, क्योंकि मैपिंग आप किससे किस पे कर रहे हो, G से G dash पे कर रहे हो। अगर आपने G dash से G पे किया रहता तो आप उल्टा बोलते हैं। अब हालांकि यहां पे आप G से G dash पे आप मैपिंग कर रहे हो, तो G dash को क्या बोलोगे, होमोमॉर्फिक इमेज बोलोगे, किसका, ग्रुप G का बोलोगे। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लेते हैं कोई G एक ग्रुप है, एक सेट 1, -1 बी अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, देन द मैप दिस इज एन एपीमॉर्फिज्म। इसको आप एपीमॉर्फिज्म बोलोगे। क्यों, एपीमॉर्फिज्म के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑन टू, मतलब सब कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए। करके देखते हैं। जैसे ये रहा, इसका आप सेट बना सकते हो कि इंटीजर पे आप प्लस कर रहे हो, कोई भी सेट ऑफ इंटीजर्स पे, उस पे आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, ठीक है। और जो G है इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो। तो चलो इसको हम बनाते थे, चलो इधर आओ इधर आओ। ये किसका बन रहा है, ये Z कॉमा प्लस का एक सेट बना रहे हैं, और मैपिंग हम दिखा दे रहे हैं किस पे, G कॉमा मल्टीप्लीकेशन पे। ठीक है, ठीक है, चुपचाप लालटेन जाओ। Z और कॉमा प्लस, तो जैसे Z कॉमा प्लस है ना, तो यहां पे क्या करोगे, इंटीजर्स, ठीक, ले लेते हैं कुछ भी इंटीजर्स ले लो। एक 0 ले देते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, करके देखते हैं। चलो चलो 0 ले लिया, ठीक है। इसके अलावा 2 ले लेते हैं, इसके अलावा 3 ले लेते हैं। चलो इस तरह से ले लिया, 3 इंटीजर्स मान लेते हैं, चलो लिए हैं। अब इस 3 इंटीजर्स पे आप ये लगा लीजिए। तो हम फॉर इंस्टेंस देखो, हम आपको समझाने के लिए सिर्फ ये लिए हैं, हालांकि ये पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स है,
पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स है। चलो कुछ निगेटिव भी लेकर के देखते हैं। बोलोगे नहीं सर आप चीटिंग कर लिए, आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले लिए। ठीक है चलो -2 भी ले लेते हैं, -3 भी ले लेते हैं। ये मेरा Z का सेट है, ये मेरा G का सेट है, और मैपिंग हमको Z से G पे करना है, सेट पे नहीं करना, उसके ग्रुप में करना है। तो चलो इसका ग्रुप का कुछ बनाते हैं। अगर हम इसके ग्रुप का कुछ बनाते हैं तो मुझे ये बाइनरी ऑपरेशन करना पड़ेगा किसी भी दो एलिमेंट पे। हम 0 और 2 लेते हैं। 0 और 2 पे अगर मैंने लिया, सर यहां 0 नहीं आएगा क्योंकि आपको ग्रुप का मैपिंग करना है ना कि सेट का। तो फिलहाल सेट मेरा हम ये लिए, लेकिन आप जानते हो कि इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव सब होते हैं, सारे इंटीजर्स होंगे। कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, हम 0 और 2 उठा रहे हैं। 0 और 2 पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस करो, 0 + 2 करो, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 को लिखो यहां, लिखा? ठीक। इसके अलावा 2 और 3 ले लो, तो 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 ले लिया, इस पे बाइनरी ऑपरेशन कर दिया, 3 2 5 हो गया। ठीक है। इसके अलावा सपोज हम 3 और -2 ले लेते हैं। सो 3 + of -2, 3 - 2 बोले तो 1। फिर हम -3 - 2 ले लेते हैं। सो -2 पे बाइनरी ऑपरेशन -3 लगा दो। सो कितना हो रहा है? -2 -3 कितना बोले तो -5 हो गया। ठीक है, इस तरह से कर ही सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे आपको एक फंक्शन दिया है और इस फंक्शन की मैपिंग करनी है। आपने तो मैपिंग समझ में आ गया, ये रहा आपका डोमेन, मतलब इनपुट में ये सब कुछ हो सकता है, और कोडोमेन मतलब आउटपुट में आपको ये हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो आपका बन रहा है ना, इधर 2 5 1 -5 जो कुछ भी बन रहे हैं, ये सब आपके डोमेन बन रहे हैं, मतलब इनपुट में जा सकते हैं ये सारे वैल्यूज। ये सारे वैल्यूज आपके इनपुट में जा सकते हैं। और G कॉमा मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लीकेशन करो ना, तो यहां पे तो 1 × -1 कितना होगा? 1 × -1 कितना होगा? -1 होगा, क्योंकि G सेट आपको यही है, -1 ही है। समझ में आया? अब सुनो, आउटपुट में आपको बोल रहा है कि -1 ही मिलने वाला है, भगवान जो करना है कर लो, क्योंकि यहां पे आपको बस दो ही एलिमेंट्स हैं, 1 है -1 है, और 1 और -1 पे आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन करना है और कुछ नहीं करना है। तो आपको दो ही एलिमेंट है, 1 और -1, करो मल्टीप्लाई, 1000 बार भी मल्टीप्लाई करो -1 ही आएगा, -1 ही आएगा। तो मुझे ये पता है कि इसमें मुझे -1 ही आने वाला है, कुछ नहीं आएगा। और लेकिन आपका डोमेन में आपका जैसे 2 भी है, 5 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। फंक्शन आपको बोल दिया कि फंक्शन आपका 1 होना चाहिए, कब? जब आपका x जो है ना वो आपका इवन। फंक्शन कब होना चाहिए? 1, जब आपका x जो है वो आपका इवन होना चाहिए। अगर आपका कोई इवन ले रहे हो तो आपको 1 मिलेगा, और अगर x अगर ऑड है तो आपको -1 मिलेगा। ये है कंडीशन, ये रहा आपका कंडीशन। ठीक है, अब सुनो, यहां पे जैसे x इज इवन, x इज ऑड। जब आपका इवन रहेगा तो आपको 1 मिलना चाहिए, और जब आपका ऑड रहना चाहिए तो आपको -1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रुप जो है ये आपने मल्टीप्लीकेशन करके आपका मतलब ये वाला जो बना है ये तो आपका -1 ही बना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन की वैल्यू बोल दे रही है, फंक्शन की वैल्यू 1 आनी चाहिए, कब? जब आपका x इवन होना चाहिए, और जब -1 होना चाहिए जब आपका x ऑड होना चाहिए। ठीक है, अब सुन लो, क्योंकि ग्रुप आप बताए हो, ग्रुप में आपको मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ही करना है, तो इस ग्रुप में तो आपके एलिमेंट्स -1 ही होंगे, -1 ही होंगे ना, क्योंकि 1 है और -1 है।
तो इसी दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन रहा आपका मल्टीप्लीकेशन, करो मल्टीप्लीकेशन, -1 ही मिलने वाला है। और यहां पे इस वाले सेट में आप एडिशन कर रहे हो तो आपको कुछ भी मिल सकता है। फॉर इंस्टेंस सपोज हम 2 लेते हैं, तो अगर हम इधर 2 ले लेंगे तो इसका रिलेट कर पाएंगे क्या कि मतलब अगर हम 2 ले रहे हैं तो फंक्शन है ना, तो x की वैल्यू सपोज हम मान लेते हैं 2 फॉर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, मतलब z बोल जा रहा है कि मतलब इंटीजर से अगर आपने सपोज मान लो कोई इवन नंबर उठाया तो उसका आपको फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आपको फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो यहां पे तो है ही नहीं, तो ये तो लेना मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो इसीलिए आप क्या लेते हैं, -5 लेते हैं। चलो -5 लिए, सॉरी -5 नहीं, हम लेते हैं ऑड, क्योंकि यहाँ पे ऑड बोला है, क्योंकि यहाँ पे x अगर इवन है तो 1 आएगा, ऑड है तो 1 आएगा, ये चीज है। तो इतना आपका डोमेन है, इनपुट वैल्यूज ले सकता है, लेकिन आपको जो फंक्शंस डालना है वो इवन और ऑड के बीच में टेस्ट करना है। तो इवन अगर हम डाल दे रहे हैं तो यहाँ पे तो हमको तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन कितना भी मर्जी ऑड ले लो, सपोज 3 ले लो, 5 ले लो, सपोज हम 3 लेते हैं, 5 लेते हैं, 7 लेते हैं, तो अगर 3 लेते हो तो इसका भी -1 आएगा, 5 लोगे तो -1 आएगा, 7 आओगे तो -1 आएगा। मतलब आप कितना भी कोई भी इंटीजर आप ले लो, सारे ऑड इसके लिए सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएंगे ना इसमें। मतलब कैसे बताऊं, फिर से देखो, लेट g इज इक्वल टू 1, -1 इज अ मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। ये रहा आपका मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। आपको मैपिंग करना है z, प्लस से लेकर के g, मल्टीप्लीकेशन तक। किसका फंक्शन का, फंक्शन आपका ये है, इस फंक्शन का आपको मैपिंग करना है इस ग्रुप से इस ग्रुप में, ठीक है, इस फंक्शन का। तो चलो यहां पे आते हैं और फंक्शन यहां पे लगाया कौन सा, ये रहा आपका फंक्शन, मतलब इस ग्रुप पे ये फंक्शन लगाना है आपको। तो इस ग्रुप में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, आप कोई भी उठा लो, कोई भी एलिमेंट आप उठा लो। x1 और x2 बिलोंग्स टू, फॉर बोल रहा है फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो लेट्स से हम x1 को कंसिडर करते हैं 2 और x2 को कंसिडर करते हैं 3। अगर हम x1 और x2 को कंसिडर, x1 को 2 कंसिडर किए, x2 को 3 कंसिडर किए, इस पे हम एडिशन ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 + 3 बोले तो 5 मिलेगा। तो 5 लिखते हैं और बोल रहा है कि अगर x जो है ना वो अगर 5 है, मतलब ऑड है, तो उसका जो आउटपुट मिलने वाला है वो आपको हुआ -1 मिलने वाला है। तो 5 के कोरस्पॉन्डिंग क्या बोला आपको, -1 मिलने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो ठीक है, हम x1 को 0 उठाते हैं, x1 को 0 उठाते हैं और x2 को सपोज हम 2 उठाते हैं। ऐड करो तो इस दोनों के बीच में कोई भी ऑपरेशन, मतलब एडिशन ऑपरेशन लगाओ, तो क्या आएगा, 0 + 2 बोले तो 2। इस 2 को, क्योंकि इनपुट जा सकता है, x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो 2 पुट कर, 2 पुट करेंगे। अब 2 के कोरस्पॉन्डिंग आपको यहां पे अगर x इवन है तो आपका फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आपको -1 आनी चाहिए, -1 आनी चाहिए। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो, 2 के कोरस्पॉन्डिंग आपको 1 आना चाहिए, 2 के कोरस्पॉन्डिंग आपको 1 आना चाहिए। लेकिन ये क्या है आपका, ये एपीमॉर्फिज्म है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सरजेक्शन, और सरजेक्शन का मतलब क्या होता है, ऑन टू मतलब सब मरेंगे। समझ में आ रहा है ना। 1-1 मतलब 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस, 1-to-1 कोरस्पॉन्डिंग मतलब एक का एक पे कोरस्पॉन्डेंस आपका होगा, एक का एक पे कोरस्पॉन्डेंस होगा, ठीक है ना। और यहां पे क्या है, यहां पे तो एक का एक पे कोरस्पॉन्डेंस नहीं मिल रहा आपको। यहां पे सपोज कोई और ऑड नंबर लेते हो, सपोज 7 लेते हो, तो इसके लिए भी तो आपको -1 आएगा ना, आएगा ना -1। आ रहा है बात समझ में, इसके लिए भी आपका -1 आ जा रहा है। तो ये तो 1, ये तो क्या रहा, 1-1 तो रहा नहीं। 1-1 अगर होता तो मोनोमॉर्फिज्म बोलते, लेकिन यहां पे मैनी 1 केस सॉल्व हो रहा है। किधर क्या, यहां पे मैनी 1 वाला चीज हो जा रहा है।
ठीक है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोल जा रहे हैं, ये तो मैनी वन है, या फिर आप उसको ऑन टू बोलोगे क्योंकि सब घायल हो जाएंगे, सब के सब, ठीक, इसीलिए आप इसको क्या बोल सकते हो, ये एपीमॉर्फिज्म है। सो फ्रॉम Z to G बिकॉज फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू Z। क्लियर है। अब ये वाला जो ग्रुप था इसमें वही सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो इस वाले ऑपरेशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन यहां पे जो G है, इसको देखो गौर से, यहां पे जो G है, यहां पे दो एलिमेंट्स हैं, 1 है और -1 है, और इस दो एलिमेंट के बीच में कौन सा ऑपरेशन आपको करना है, आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 1 1 और -1 ये रहा, दो एलिमेंट आपने उठा लिया, तो क्या हो जाएगा इसका, इसको आप लिख सकते हो, दो एलिमेंट है, इसके बीच में आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 1 × -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और तो कुछ नहीं मिल रहा है इसको, तो इसीलिए ये वाला चीज इसमें सिर्फ -1 एग्जिस्ट करेगा और बाकी सारे चीज नहीं, ठीक है, क्योंकि सारे चीज सारे ऑड के लिए आपको -1 ही मिलने वाला है, इसीलिए आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज एपीमॉर्फिज्म। ठीक है, कुछ और एग्जांपल करते हैं और क्लियर होगा। व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर इवन, कैसे हो रहा है देखो, व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर इवन, दोनों ही इवन अगर आप कंसिडर करते हो तो उसमें x1 और x2 दोनों को ही अगर आप इवन कंसिडर करते हो तो आपको तो 1 ही मिलने वाला है, और 1 अगर मिला है तो 1.1 लिख सकते हो, तो 1 को आप f of x1 भी बोल सकते हो, 1 को f of x2 भी बोल सकते हो, तो मल्टीप्लीकेशन हो गया ना ये, मतलब यहां पे आपका फंक्शन था f of a स्टार b, ये बराबर हो जा रहा है किसके, दिख रहा है f of a मल्टीप्लीकेशन या सर्कल b, ऐसा बोलो, हो रहा है ना, ये वाला चीज क्लियर है। f of x1 प्लस x2 अगर करते हो तो आपको बोला इवन के लिए आपको 1 होना चाहिए, क्या आप 1 को 1 × 1 लिख सकते हो ना, और 1 क्या है, 1 क्या है आपका कोई ऑड नंबर है, तो उसके लिए मान लो फंक्शन आपने लिख लिया f of x1 और मल्टीप्लीकेशन के बदले मल्टीप्लीकेशन, यहां पे 1 के बदले f of x2, ठीक। अब रिलेट करो स्टार और सर्कल वाले ऑपरेशन से, तो हम क्या बोल सकते हैं, f of a स्टार b इज इक्वल टू f of a सर्कल f of b, ये पहला वाला केस के लिए जब x1 एंड x2 बोथ आर इवन। दूसरा देखिए, व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर ऑड, जब दोनों ऑड होंगे तो आपका f of x1 प्लस x2 मतलब ऑड जब हो रहे हैं तब उस केस में आप क्या बोलेंगे इसको, व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर ऑड, ऑड प्लस ऑड मतलब 3x1 एंड x2 ऑड लिया, तो ऑड प्लस ऑड करोगे तो कितना होगा, इवन होगा, और जब इवन होता है तो आपको +1 लिखना होता है। 1 को क्या आप -1 × -1 लिख सकते हो, -1 के बदले फिर से आप f of x1 × f of x2 लिख सकते हो, बिल्कुल सही। तीसरा देखिए, when x1 is even and x2 is odd, x1 को even मान लो, x2 को odd मान लो, so x1 को सपोज हम 2 मान लेते हैं और x2 को सपोज हम 3 मान लेते हैं, even है और odd है, तो ऐड करिए 2 + 3 कितना होगा 5, ऑड हो गया, ऑड आएगा तो -1 होगा, इस -1 को 1 × -1 लिख सकते हैं हम, फिर से इसको f of x1 × f of x2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो ये सब f of x ही है, f of x is equal to 1 if x is even, f of x is equal to -1 if x is odd, तो तब तो सब f of फंक्शन ही होगा ना, तो ये f of x1 × f of x2, ये इसके लिए, ये इसके लिए, क्लियर। दोनों ही अगर मान लो इधर x1 अगर ऑड होता है और x2 अगर इवन होता है, तो यहाँ पे x1 को ऑड सपोज हम 3 कंसिडर करते हैं, x2 को हम सपोज 5 कंसिडर करते हैं, सॉरी इवन लेना है, इवन लेना 2 कंसिडर करो, सो 3 + 2 5 हो गया, 5 ऑड हो गया, -1 के बदले -1 × 1 लिख सकते हैं, इसके बदले f of x1 आएगा, इसके बदले f of x2 आएगा, क्लियर हो गया। 4 इंपॉर्टेंट केसेस अलग अलग, इसीलिए आप बोल सकते हो कि f of x1 + x2 जो है ना, हर केस में आपका f of x1 × f of x2 आ रहा है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू z, इसीलिए f of z बिलोंग्स टू इज इक्वल टू g हो रहा है, मतलब f इज ऑन टू हो जा रहा है। वो मैपिंग से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब मैंने जो डायग्राम करके एग्जांपल लेके बताया, तो आप इससे आप समझ लीजिए कि
चाहे आप ऑड ले रहे हो चाहे आप इवन ले रहे हो, आपको हर केस में ये चीज मिलने वाला है। हाँ, वहां पे मैपिंग में मैं शायद एरर कर दिया था, यहाँ पे जो ग्रुप था ना ये, तो इसमें आपका ये पॉसिबल केसेस बनेगा, जैसे 1 × 1 इसका खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर -1 का -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन और -1 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो ये 1, ये -1, ये 1 और ये -1, तो इसमें 1 और -1 ही आएंगे। ठीक है, वहां पे मैं मिस कर दिया था कि सिर्फ दोनों का ले रहा था, इसका खुद के साथ भी हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहे ऑड ले लो या इवन ले लो, जैसे मान लो 2 ले लेते हो तो 2 क्या है, इवन है, 2 के बदले क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 3 ले लेते हो, 3 क्या है, ऑड है, ऑड के बदले क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। 7 ले लो, ऑड है, इसके बदले क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। 8 ले लो, 8 क्या है, इवन है, इवन के बदले क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो कुछ भी ले लो, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं छूटेगा, मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं छूटेगा जिसके कोरस्पॉन्डिंग इसका आपको नहीं मिला। ठीक है ना, तो वो चीज है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज जैसे अभी बोलोगे सर इसमें 0 कहां गया, अरे 0 आएगा ही नहीं, 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे मान लो 0 है ना, तो एक और एलिमेंट उठा लो, मान लो 3 उठा लो, तो ऐड कर दो, 0 + 3 कितना होगा, 3 होगा, तो 3 आएगा ना इसमें। आ रही बात समझ में? ठीक, तो ये चीज हो गया। आई होप ये चीज आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, और एग्जाम्पल करेंगे। तो इसीलिए आप बोल सकते हो F इज एन क्या है, F इज एपीमॉर्फिज्म फ्रॉम Z से लेकर के G तक। Z, इसको आप एपीमॉर्फिज्म बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं हो रहा, ऑन टू हो रहा है। दूसरा देखिए आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का एक अलग लेक्चर बनेगा, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन है 1 ऑन टू, जिसको आप बाइजेक्शन बोलते हो। ठीक है ना, तो आइसोमॉर्फिज्म इसका अगला वाला लेक्चर स्पेशली डेडिकेटेड होगा, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इसको आप फिलहाल छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है आपके पास एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म क्या, कि अगर आपका ग्रुप सेम हो जाए, कि अगर G' बराबर हो जाए G के, दैट इज F इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू इटसेल्फ, मतलब खुद से, अगर खुद पे अगर मैपिंग अगर आप कर रहे हो तो होमोमॉर्फिज्म हो जाए फ्रॉम G टू इटसेल्फ, तब उसको आप एंडोमॉर्फिज्म बोलोगे। कैसे, जैसे मैपिंग कर रहे हो आप F Z, से किस पे, Z, पे, मतलब ग्रुप आपके सेम होने चाहिए। तो आपको ये देख करके भी आपको एनालिसिस लगना चाहिए कि अगर ग्रुप मेरा सेम है तब एंडोमॉर्फिज्म होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे, जैसे मान लेते कोई फंक्शन है f(x) = 2x, for all x belongs to Z, where Z is a homomorphism. So from Z to itself, because for x1 and x2 belongs to Z. So f(x1 + x2) = 2 times x1 + x2 = 2x1 + 2x2. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, f(x1 + f(x2), क्योंकि 2x के बदले अगर आपने f(x) लिखा है तो जाहिर सी बात है f(x1) के बदले 2x1 लिखोगे और f(x2) के बदले 2x2 लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन है, तो यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन है, इस दोनों फंक्शन के बीच में भी एडिशन ऑपरेशन है, बात खत्म, सिंपल। तो अगर किसी भी ग्रुप का खुद पे अगर होमोमॉर्फिज्म निकल जाए तब उसको एंडोमॉर्फिज्म बोला जाता है। फिर ऑटोमॉर्फिज्म कब होता है, अगर G' = G एंड F इज बाइजेक्शन, ये सिर्फ ये कंडीशन था, मतलब सिर्फ ये कंडीशन था, तब उसको एंडोमॉर्फिज्म बोलते थे। अब इस कंडीशन के साथ, ग्रुप सेम होने के साथ साथ अगर F जो है वो बाइजेक्शन भी हो जाए ना, तब उसको ऑटोमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक है, सिंपल था वो। अब बात आती है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनो। लेट F बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप G, मान लेते हैं लेट F क्या है, बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप G into G', then the set K of all those elements of G which are mapped to the identity E' of G' is called the kernel of homomorphism। सिंपल सा चीज है, एग्जांपल से समझो, डायग्राम से। जैसे मान लो आपने एक इधर ग्रुप है, इधर मान लो सपोज G, स्टार का एक सेट है और G', सर्कल ऑपरेशन का एक सेट है। यहाँ पे सपोज मान लो कुछ एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी है, E', आइडेंटिटी इस ग्रुप का आइडेंटिटी है।
तो सपोज मान लेते हैं कि ये इस पे मैच कर रहा है, ये इस पे मैच कर रहा है, ये इस पे मैच कर रहा है। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो वो सारे एलिमेंट्स जो आइडेंटिटी मतलब को तीर मारे, वही लिखा है। लेट एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी। तो एक एफ कोई फंक्शन है, मान लेते होमोमॉर्फिज्म ही है, ठीक है, इनटू जी डैश, जी से जी डैश पे कोई फंक्शन एफ है जो होमोमॉर्फिज्म शो कर रहा है। देन द सेट k of all those elements, set k of all those elements of G, all those elements of G, all those elements of G which are mapped to the identity of G dash, which are mapped to the identity of G dash मतलब E dash is called the kernel of the homomorphism है। तो ये जो k है ना, इस एफ होमोमॉर्फिज्म का कर्नल मिलेगा। डायग्राम से आएगा ना समझ में? सो डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। सो इट इज डिनोटेड बाय KERF और कर एफ, इस तरह से ब्रैकेट में लिखिए, चाहे इस तरह से लिखिए, कर्नल बोलिए। जैसे इसका आप शॉर्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हो, कर एफ इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। सिंपल है। एग्जाम्पल देखो, द मैपिंग एफ सी नॉट कॉमा मल्टीप्लीकेशन गोज टू आर नॉट कॉमा मल्टीप्लीकेशन। सी नॉट बोले तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और आर नॉट मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो जो कुछ भी आपको एलिमेंट्स अंदर मिलने वाले हैं वो आपके इनपुट हो गए, डोमेन हो गए, और उसका जो आउटपुट आपको मिलने वाला है वो नॉन जीरो रियल नंबर्स है विथ ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड, कौन से फंक्शन पे आपको करना है? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी नॉट इज कॉल्ड अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ सी नॉट ऑन टू आर नॉट बिकॉज Z1 कॉमा Z2 बिलोंग्स टू सी नॉट, ठीक है। एफ ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। इसको आप बोल सकते हो एफ ऑफ Z1 इंटू एफ ऑफ Z2। फिर कर्नल ऑफ एफ, अगर इसका आपको कर्नल निकालना है तो आप बोल सकते हो ये और कुछ नहीं, z बिलोंग्स टू सी नॉट एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1 वेयर z इज इक्वल बिलोंग्स टू सी नॉट सच दैट मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। बस। तो जो जो एलिमेंट्स आपको आइडेंटिटी पे तीर मारेंगे, आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है? आइडेंटिटी इसका इंटीजर का आइडेंटिटी क्या होता है? 1 होता है। तो इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? 1। समझ में आ रहा है? ठीक है। मैपिंग देखो देखो, मैपिंग एफ फ्रॉम सी नॉट टू, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस आई बी के फॉर्मेट में है, आयोटा के टर्म्स में है। बस वही है कि जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब रियल और इमेजिनरी नंबर्स आपके जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। जितने भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो सब का मल्टीप्लीकेशन कर, वो इनपुट्स हो गए आपके। जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन करो, वो सब आपके कोडोमेन हो गए। इनपुट वैल्यूज आपके पास रेडी हैं, आउटपुट वैल्यूज आपके पास रेडी हैं, डोमेन रेडी है, कोडोमेन रेडी है। बस वही है कि इस फंक्शन पे चेक कराना है कौन कौन से इनपुट होंगे, कौन, और उसको फंक्शन का आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। इनपुट में मतलब इस फंक्शन में कौन कौन सा इनपुट आप डालने वाले हो जो आपको वो चीज मिलने वाला है। एग्जाम्पल एक करके देखते हैं। देखो, जैसे आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो, सपोज मान लेते हैं 2 + 3i है, 2 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया तो 2 उठाने हैं क्योंकि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज मान लेते हैं Z1 मैंने उठा लिया है, अरे Z1 उठा लिया है 2 + 3i, और Z2 सपोज उठा लेते हैं 1 + i, उठा लिया। मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 Z2 करो तो, सो 2 + 3i इंटू 1 + i, सो 2 टाइम्स 1 + i प्लस 3i 1 + i, सो कितना हो गया? 2 + 2i प्लस 3i प्लस 3i स्क्वायर। कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर बोले तो -1 -3, 2 - 3 -1 हो गया, और प्लस 5i हो गया, -i प्लस 5i हो गया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला।
अब ये आपका इनपुट में जाएगा, कहां जाएगा, ये आपको इनपुट में जाएगा, फंक्शन के इसमें जाएगा, तो z का वैल्यू वो हो गया फाइनली। सो f ऑफ z इज इक्वल टू मॉड z बोल रहे हैं, तो अगर हम बोलें कि f ऑफ -1 प्लस 5i, तो इसका मतलब मॉड ऑफ -1 प्लस 5i, अरे यही तो, इसका मतलब रूट अंडर ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 25 रूट अंडर 26। आया, क्या आया? अरे क्या आया ये? रियल है कि नहीं है? इर्रेशनल है। रियल है कि नहीं है? रियल बोले तो रैशनल इर्रेशनल सब डोमेन में आपको ये, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन करके तो ये तो मिलने वाला है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन करके तो ये मिलने वाला है ना, खोजते हैं। √13 इंटू √2 करो तो, √13 इंटू √2, इसमें से नॉन जीरो रियल नंबर है? अरे रियल नंबर है ना, तो नॉन जीरो रियल नंबर है ना, करो मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है? √26। ये तो डोमेन, कोडोमेन था ना, तो जाहिर सी बात है आपको आंसर कोडोमेन के अंदर ही होना चाहिए, तो ये तो मिल ही रहा है ना आपको। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सेट का बहुत लोग इसी में कंफ्यूज होंगे। देखो ये और ये, पहले मेरे को ये बताओ कि इसमें तुम कॉम्प्लेक्स नंबर्स डालोगे? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स डाल दोगे ना? इसमें कोई भी रियल नंबर्स डाल दोगे ना? ये सेट का डब्बा नहीं है, ये ग्रुप का डब्बा है। पहले जैसे C0 है ना, इसका पहले आप सेट बनाइए, नॉन जीरो को छोड़ करके सब, जितने भी दुनिया भर में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं सब जाएगा उसमें, जाएगा? ठीक। R0 उठाओ, जीरो को छोड़ करके दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स हैं सबको घुसाओ इस सेट में, घुस जाएगा? अब मुझे ये बताओ कि इस वाले गोला में क्या इस हर एलिमेंट को घुसाएंगे क्या? नहीं। क्या इस गोला में हर एलिमेंट को घुसेगा क्या? नहीं। यही बहुत क्रूशियल चीज है। ये ग्रुप का वेन डायग्राम है। ग्रुप का वेन डायग्राम बोले तो इसमें कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, एक और एलिमेंट उठा लो, उस दो एलिमेंट के बीच में ये ऑपरेशन करा दो, जो आंसर मिलेगा उसको यहां घुसाओ। उसी तरह से दो एलिमेंट यहां पे उठा लो, दोनों के बीच में ये ऑपरेशन करा दो, जो कुछ भी मिलेगा उसको यहां घुसाओ। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने उठाया z प्लस 3i, तो मान लेते हैं z प्लस 3i, सॉरी z नहीं है 2 है, सो 2 प्लस 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें है, 1 प्लस i एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या हम इसमें 2 प्लस 3i और 1 प्लस i लिखेंगे रे बुआ? नहीं, इस दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहुत थी नहीं, C0 क्रॉस मतलब मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन कराना है। तो दो एलिमेंट उठाओ, दोनों के बीच में आपने कराया ना मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन करा के क्या मिला? -1 प्लस 5i। तो इसमें जो आएगा ना वो आएगा -1 प्लस 5i। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें क्या आएगा? दो एलिमेंट उठाओ, जो ऑपरेशन कराओ, उसमें जो आउटपुट मिलेगा वो इस ग्रुप का डायग्राम बना। उसी तरह से रियल नंबर है, यहां पे सपोज मान लेते हैं एक √13 होगा, कहीं कोने में पड़ा, √2 भी किसी कोने में पड़ा होगा। इस दोनों एलिमेंट को मैंने उठाया, दोनों को मल्टीप्लाई कराया, क्या मिला? √26। तो √26 को लिखूंगा मैं यहां पे। समझ में आया? अब इस इनपुट को मैंने इस फंक्शन में डाला। इस फंक्शन में अगर मैं इनपुट को अगर मैं डाल रहा हूं, हाँ, इस इनपुट को -1 प्लस 5i को मैं फंक्शन में जब डाल रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? √26। तो ये इस पे मैच हुआ ना? कंडीशन सेटिस्फाइड, ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड। ग्रुप का बना दिया सर्कल, इस ग्रुप का सर्कल बना दिया, फंक्शन में पुट किया, आंसर मिला, ये मिल गया, गेम खत्म।
ओवर। ठीक है, f of z is equal to mod z for all z belongs to C naught is a homomorphism of C naught onto R naught because z for all z1 z2 belongs to C naught. f of z1 z2 is equal to mod z1 z2 is equal to this. अब इसी जो मैंने एग्जांपल किया है ना, वही चीज है यहाँ पे, उसको यहाँ पे क्या किया, इसको लॉजिकली समझाया कि अगर f of z बराबर mod z होता है तो जाहिर सी बात है f of z1 z2 बराबर mod of z1 z2 होगा। और mod of z1 z2 हम mod के रिलेशन से पता है कि mod को हम तो सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, सो mod of z1 इंटू mod of z2 लिखेंगे, f of z1 इंटू f of z2 लिखेंगे, सिंपल। तो कर्नल हमारा क्या मिल जाएगा, कर्नल f इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू C नॉट सच दैट f of z इज इक्वल टू y और z बिलोंग्स टू C नॉट सच दैट mod z इज इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी आप किसमें खोज रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी बोले तो 1 होता है। तो जितने भी सारे आपके इनपुट हैं जो आपको 1 पे तीर मारेंगे वो सब के सब कर्नल होंगे। तो इस तरह से लिखा है डेफिनेशन, सिंपल। दूसरा एग्जांपल देखिए, द मैपिंग f फ्रॉम r प्लस टू C नॉट मल्टीप्लीकेशन fx इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ ix फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम r टू C बिकॉज फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू r f of x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, अब इसको इसमें डालो तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ i x1 x2। अब क्योंकि प्रोडक्ट में है तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इंडिविजुअली f of x1 इसको इंडिविजुअली f of x2 लिखेंगे। कर्नल ऑफ f क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r सच दैट f of x इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r सच दैट f of x के बदले क्या, e टू द पावर ऑफ ix इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। x बिलोंग्स टू r e टू द पावर ऑफ ix के बदले cos x प्लस i sin x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब सुनो, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, cos x प्लस i sin x इज इक्वल टू 1 कैसे होता है सॉल्व, अरे रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो क्या हम इसको 1 प्लस i इंटू 0 नहीं लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं ना। तो यहां से क्या मिल गया हमको, cos x इज इक्वल टू 1 और sin x इज इक्वल टू 0 मिला, cos x इज इक्वल टू 1 और sin x इज इक्वल टू 0, बस खेल खत्म। तो ये कब होता है, sin x इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई, सो x इज इक्वल टू n पाई होगा। cos x इज इक्वल टू 1 ये कब होता है, जब cos x इज इक्वल टू cos 91 ये होता है ना, cos पाई बाई 2 मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे होता है, मतलब 90 उस तरह से। तो दोनों को क्लब करके, दोनों को मिला करके आपको जो रिलेशन मिलेगा वो ये मिलेगा 2m पाई, 2m पाई जहां पे m की वैल्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। करके देखो, ये सब इसके सॉल्यूशन कैसे पुट करो, इसमें रिलेशन पुट करो, क्या था आपका ये cos x प्लस i sin x, ये आपको 1 आना चाहिए। ये कब कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, 0 होगी, करो x की वैल्यू 0 डाल दो, cos 0 1, सॉरी मैंने cos 90 बोला था, नहीं हाँ सॉरी, x 0, x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो cos 0 1 होगा, sin 0 0 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, फिर 2 पाई डालो, sin 2 पाई 0 हो जाएगा, cos 2 पाई 1 हो जाएगा, माइनस भी डालो तो cos माइनस का तो वो प्लस ही होता है क्योंकि इवन फंक्शन है। तो ये सारे वैल्यूज के लिए आपको क्या मिल जाएंगे, 1 मिल जाएंगे, और वही सारे इनपुट वैल्यूज जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट 1 मिले उसको कर्नल बोला जाता है। तो सेट ऑफ वो सारे वैल्यूज जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपको आइडेंटिटी मिले सेकेंड वाले ग्रुप में उसको कर्नल बोला जाता है। तो कर्नल को इस तरह से लिखा, यही चीज यहां पे किया था। ठीक है, आप पहले डेफिनेशन से जाइए, ये बेसिक डेफिनेशन है, कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू C नॉट, मतलब इनपुट में ये सच दैट f of z इज इक्वल टू 1, f of z जो फंक्शन आपको दिया हुआ उसको इक्वेट कर दो, सो mod z इज इक्वल टू 1। तो जितने भी सारे z के कॉम्प्लेक्स नंबर के इनपुट वैल्यू जिसके कोरस्पॉन्डिंग mod z इज इक्वल टू 1 है वही उसका कर्नल है। उसी तरह से यहां पे किया, पहले डेफिनेशन लिखा, फिर इससे स्विच किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया और इसको सॉल्व किया, बस निकल गया। आसान है कर्नल भी निकालना। ठीक, बस खत्म, काफी लंबा लेक्चर हो गया। आई होप
होमोमॉर्फिज्म आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग आइसोमॉर्फिज्म पिक करेंगे क्योंकि वो बड़ा है, इसलिए उसको मैंने सेपरेट रखा है। आई होप मॉडर्न अलजेब्रा का जैसे जैसे सीरीज चल रहा है उस तरह से आपको चीज़ें आसान लग रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा। पहले से डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा होगा, बट कोशिश कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करने का। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।